Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the three new topics from electrochemistry that are concentration cells, relationship between equilibrium constant and Nernst equation, and in last the relationship between Gibbs free energy and cell potential. स्टूडेंट्स एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन सेल्स को. कंसंट्रेशन सेल्स को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में गैल्वेनिक सेल की इमेज होनी चाहिए. स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था और कॉपर की रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था. और हमने देखा था कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है. ठीक है. अब कंसंट्रेशन सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम एक ही कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर को एक पोरस पार्टीशन देते हैं और वो पोरस पार्टीशन जो है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्लेस करता है. गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जोड़ने का काम करता है, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट को. तो यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज को किससे रिप्लेस कर दिया है, पोरस पार्टीशन से. अच्छा, पोरस पार्टीशन के दोनों तरफ यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन दोनों तरफ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और दोनों में जिंक की रॉड जो है वो डिप हुई है. जबकि वहाँ हमने देखा था कि सॉल्ट ब्रिज की एक तरफ जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डिप थी और एक तरफ कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में डिप थी. यहाँ पर दोनों ही तरफ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक की रॉड इसमें डिप हुई है. लेकिन डिफरेंस क्या है कि दोनों तरफ के जो जिंक सल्फेट हैं उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है. जो पहला पार्ट है उसमें इसकी कंसंट्रेशन C1 है और जो इसमें दूसरा पार्ट है उसमें इसकी कंसंट्रेशन C2 है. एंड द कंसंट्रेशन ऑफ C2 इज़ ग्रेटर देन C1. और दोनों रॉड्स को हमने वोल्टमीटर से जोड़ा है. तो देखो स्टूडेंट्स, हमने नर्नेस्ट इक्वेशंस के अंदर पढ़ा था कि अगर कंसंट्रेशन चेंज होती है तो ईएमएफ भी चेंज होता है. क्योंकि यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है इसलिए दोनों का ईएमएफ भी क्या होगा, अलग अलग होगा. और इसीलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वायर में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे और इनर सर्किट में करंट जो है वो फ्लो करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसके लिए रिएक्शन लिखनी स्टार्ट करी. तो जो फर्स्ट पार्ट है पार्टीशन का जो पहला हिस्सा है उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और जो सेकंड पार्ट है उसमें जिंक का क्या होगा, रिडक्शन होगा. ठीक है. तो ये ऊपर वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होगी और नीचे वाली रिएक्शन रिडक्शन की हो गई. जब जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन लो होगी तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा और जिसमें जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस पर रिडक्शन होगा. अब देखो जिंक से जिंक तो कैंसिल हो गया और ओवरऑल हमें रिएक्शन क्या मिली, जिंक +2 कंसंट्रेशन C2 गिव्स जिंक +2 कंसंट्रेशन C1. ठीक है. अब हमने अपनी नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करी. तो नर्नेस्ट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग C1 अपॉन C2. क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट साइड है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स, चूँकि दोनों तरफ जिंक के ही इलेक्ट्रोड हैं तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0. क्योंकि कैथोड भी कौन है, जिंक, और एनोड भी कौन है, जिंक. तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. यानी ई नॉट सेल इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक. तो हमने ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0 पुट कर दी. अब क्या है कि हमने यहाँ पे माइनस साइन था, इसको प्लस करने के लिए हमने इसको रिवर्स कर दिया. C1 को नीचे लिया है और C2 को ऊपर लिया है और इस तरह से हमने ईएमएफ ऑफ सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 0.0591 अपॉन एन लॉग C2 बाय C1 है.
ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो ये हमने कंसंट्रेशन सेल्स पढ़े हैं ये एक तरह से गैल्वेनिक सेल का ही एक स्पेशल केस है, जहाँ पर हमने दोनों इलेक्ट्रोड कैसे ले रखे हैं, सेम ले रखे हैं, बट जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंसंट्रेशन हमने डिफरेंट करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है। यानी अगर हमारे पास केवल जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट है तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स। स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन सेल्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। यहाँ हमने जिसको डिस्कस किया है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आई थिंक ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हमें गैल्वेनिक सेल पता है, नर्नेस्ट इक्वेशन पता है, तो हम इसको ईजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम और नर्नेस्ट इक्वेशन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमें गैल्वेनिक सेल की जानकारी होना ज़रूरी है। आप याद करिए कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो जिंक है वो जिंक +2 में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। इन द सेम वे जो कॉपर +2 है वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि कॉपर की कंसंट्रेशन, कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे गैल्वेनिक सेल अपना वर्क करेगा, जैसे जैसे उसकी वर्किंग होगी, वैसे वैसे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होता चला जाएगा, और जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल भी चेंज होगा, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, और जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ हमने एक ग्राफ प्लॉट करा है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और वाई एक्सिस के ऊपर हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो धीरे धीरे करके कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता चला जाएगा और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, और कॉपर +2 और जिंक +2 की एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी जिस पर कि ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ईएमएफ ऑफ सेल, सॉरी, इक्वल नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। उस समय ई सेल कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। मैं फिर से बताती हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जबकि ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 और कॉपर +2 पे होगा। जब कॉपर +2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी और जिंक +2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, तो उन दोनों की एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी जिसके ऊपर ई सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन यही बनती थी। हमने नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जिंक +2 अपॉन कॉपर +2। अब देखो यहाँ हम जिंक +2 और कॉपर +2 की वो कंसंट्रेशन ले रहे हैं जिस पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और वो वैल्यू उसकी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। इसलिए हमने जिंक +2 और कॉपर +2 की इस कंसंट्रेशन, इस पर्टिकुलर जिंक +2 और कॉपर +2 की कंसंट्रेशन को एक कांस्टेंट मान लिया है Kc। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या बनी, देखो ई सेल हमारा क्या हो चुका है, 0, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग, और ये कंसंट्रेशन चूँकि कांस्टेंट है तो हमने इसको क्या ले लिया, Kc ले लिया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc आ जाएगा। तो ये हमने नर्नेस्ट इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म लिया है जिसमें कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और यहाँ हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया है Kc। ठीक है, अब मैं इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको साथ के साथ बता देती हूँ। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो हमने वही अपनी इक्वेशन अप्लाई करी, फॉर्मूला अप्लाई करा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। अब देखो ई नॉट सेल किसके इक्वलेंट होता है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पढ़ा था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ वैल्यूज़ याद कर लो और ये आपको एग्जाम में दे दी जाएगी,
कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.8 वोल्ट है। तो हम कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो 0.8 माइनस 0.34 आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉपर जब कॉपर +2 में कन्वर्ट होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, और जब हमने लॉग के से निकाला इसको सॉल्व करके तो वो आया 15.5668 आया। ठीक है, ये लॉग के सी की वैल्यू है। अब देखो अगर हमें के सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेने का तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन उस वीडियो में जो हमने एंटी लॉग निकाला था वो नेगेटिव वैल्यू के लिए निकाला था। और जब हम नेगेटिव वैल्यू के लिए एंटी लॉग निकालते हैं तो हम पॉइंट से पहले वाले को -1 करते हैं और एक को हम -1 कर देते हैं और एक को हम +1 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एंटी लॉग किसके लिए देखना है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखना है। तो स्टूडेंट्स देखो पॉइंट से पहले क्या है? 15, इसको हम 10 की पावर में ले जाएंगे। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है? 10 की पावर 15। ठीक है, अब हम एंटी लॉग टेबल को खोलेंगे और एंटी लॉग टेबल में हम देखेंगे, किसकी वैल्यू देखेंगे? 0.56 की वैल्यू देखनी शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे मैंने आपको इसी का एक पार्ट बताया है, ये हमारा आ गया 0.56, ये 0.56 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें 2 टेबल हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 0 to 9 और 1 to 9। तो 0 to 9 वाले के अंदर हम किसकी वैल्यू देखेंगे? 6 की। तो 0 to 9 वाले में हमने 6 की वैल्यू देखी तो ये आई हमारी 3618। और फिर हम 8 की वैल्यू देखेंगे अगली टेबल में। तो 8 की वैल्यू कितनी आ रही है? 7, यानी 3618 + 7 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3625 आ जाएगा। और फर्स्ट डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है? डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया? केसी। और केसी की कोई यूनिट नहीं होती तो हम यहाँ कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक और न्यूमेरिकल हो गया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है और ये भी नर्नेस्ट इक्वेशन से ही मिला। देखो स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात कि जब हम कंसंट्रेशन सेल्स की बात करते हैं तो E0 सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, और जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो E सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, और इसीलिए नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्म भी बदल जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे और यहाँ हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल की। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता ही है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत काम करते हैं तो हम कहते हैं थक गए। थकने का क्या मतलब है? कि हमने अपनी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करी है। तो हम जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब हम उतना ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। यानी कि अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन, जितना ज़्यादा एनर्जी में जो है वो कम होगी, हमारा द्वारा किया गया वर्क उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें तो उसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो -ΔG होगा। देखो ΔG का मतलब होता है चेंज इन फ्री एनर्जी, यानी एनर्जी में कमी आएगी, एंड दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन। और वर्क क्या है हमारा? NFE सेल। N is the number of electrons in chemical reaction, F is the 1 Faraday and E cell is the electromotive force of the cell। ठीक है, तो -ΔG इज इक्वल टू NFE सेल, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, और देखो स्टूडेंट्स जब हम मैक्सिमम वर्क निकालेंगे तो उस समय में हम स्टैंडर्ड स्टेट पे क्या लेंगे? ΔG को लेंगे। तो W मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू -ΔG0 हो जाएगा। ΔG0 का मतलब क्या? स्टैंडर्ड स्टेट पर। स्टैंडर्ड स्टेट कब होती है? जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो। तो NF और ये E सेल की जगह क्या आ जाएगा? E0 सेल आ जाएगा। ठीक है, तो -ΔG0 इज इक्वल टू NF। ठीक है, अब हमने यहाँ E0 सेल की वैल्यू पुट करी है। कहाँ से पुट करी है? इक्विलिब्रियम से। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो E0 सेल है इसकी वैल्यू जो है वो मैंने ये पुट करी है। ये कहाँ से आई? ये यहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स। और ये वैल्यू में जो ये 0.0591 था, मैंने आपको नर्नेस्ट इक्वेशन में सिखाया था कि ये पॉइंट कैसे आता है। ये आता है, ये किसकी वैल्यू आती है हमारी? 2.303 RT/F। ठीक है, उसकी वैल्यू आती है 0.0591। तो हमने इसकी जगह पर यही वैल्यू लिख दी 2.303 RT/NF।
F लिख दिया, ये N तो पहले से ही है इसके अंदर, N तो ई नॉट सेल में ये वाला N आ जाएगा आपका, और ये N तो पहले से ही है इसके अंदर ई नॉट सेल में, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई, इसके बराबर हो गई ये वाली, ठीक है। ये इसी की वैल्यू क्या होती है 0.0591 होती है, तो हमने 0.0591 की जगह ये लिख दिया। अच्छा, NF से NF कैंसिल हो गया, तो W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT, ये N से N कैंसिल, F से F कैंसिल, log KC, ये एक फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, ठीक है। ये नई रिलेशनशिप आ गई, एक केसी हमारा यहाँ से निकल सकता है और एक केसी हमारा यहाँ से निकल सकता है। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि वो हमें डेल्टा जी की वैल्यू नहीं देते, तो हम उसको, वो हमें दे देते हैं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी और टेम्परेचर दे देते हैं, और डेल्टा जी नहीं देते, तो हम गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन अप्लाई करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा जी। अब देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, यानी कि चेंज इन स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, केसी लॉ यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड डब्ल्यू मैक्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें ये वाली रिएक्शन इसके अंदर दे दी गई है। इस रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल है, हमने N की वैल्यू पुट करी, F की वैल्यू पुट करी, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड कौन है कॉपर, एनोड कौन है जिंक, और इस तरीके से हमने डेल्टा जी नॉट निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लॉग केसी, तो लॉग केसी हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो N इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, और ये लॉग केसी हमारा इतना आ गया, ठीक है। केसी निकालने के लिए हम इसका क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो पॉइंट से पहले वाले को किस पे ले लेंगे, 10 की पावर में, फिर 20 का किस में देखेंगे, 7 और 4 में, तो ये देखो 20 रहा, ये 7 की वैल्यू 1611 है और 4 की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1612, तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी हमारी आ जाएगी 1612, और फर्स्ट डिजिट के बाद लगा देंगे हम डेसिमल पॉइंट, तो इस तरह से हमारा केस से निकल गया, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमसे यहाँ पे डब्ल्यू मैक्स पूछा है, तो देखो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही थी, -212300 जूल पर मोल, तो डब्ल्यू मैक्स और डेल्टा जी दोनों का आंसर सेम होगा, बस साइन अलग होगा। डेल्टा जी निकालेंगे तो इसका साइन आएगा माइनस में, और जब डब्ल्यू मैक्स निकालेंगे तो इसका साइन आएगा प्लस में, क्योंकि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो डेल्टा जी का आंसर माइनस में आएगा और वर्क का आंसर जो है वो प्लस में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर आपको फिर आज 3 टॉपिक बताए, कंसंट्रेशन सेल से रिलेटेड, दूसरा मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड, और तीसरा गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल भी कराए। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।